हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस में कार्यपत्रक 7, 8 और 9 जो कि अपने होने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, सभी जो वीडियो हैं कार्यपत्रक 1 से लेकर 50 तक की उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिनको आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा करके चैनल पेज में जा करके आसानी से देख सकते हैं। आइए हम चर्चा कर लेते हैं कार्यपत्रक 7 के बारे में। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, धातु की कोई 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। धातु की 4 विशेषताएं होती है तन्यता, आघातवर्ध्यता, विद्युत चालकता और ध्वनिकता। तन्यता का मतलब धातुओं को खींच करके उनसे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। आघातवर्ध्यता का मतलब धातुओं को पीट करके उनसे चादर बनाई जा सकती है। और विद्युत चालकता का मतलब इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ध्वनिकता का मतलब धातुओं को पीटने पर उनमें से ध्वनि भी उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 2 है कि पीवीसी का पूरा नाम बताइए। पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसका पूरा नाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, उस धातु का नाम बताइए जो द्रव्यावस्था में पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर। प्रश्न नंबर 4 है, मरकरी का अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मरकरी कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, जबकि बाकी वाली जो धातुएं अन्य धातुएं होती है वो ठोस होती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है क्योंकि केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है और आग पकड़ लेती है। अतः वायु और नमी से बचाने के लिए ही इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। एक्वारेजिया क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, एक्वारेजिया के संगठन का अनुपात बताना है। आपको बता दें एक्वारेजिया को ही हम अम्लराज कहते हैं। और अम्लराज ये जो बनता है 2 प्रकार के अम्लों को मिलाने से मिलता है। और अगर हम HCl और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में 3 भाग HCl अम्ल और 1 भाग HNO3 का मिला लें तो एक्वारेजिया का निर्माण हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें, गहनों की सफाई करने के बहाने व्यक्ति कौन सा मिश्रण लेकर के ठगी करती है। अच्छा, ये 2 प्रकार के जो अम्ल होते हैं HCl अम्ल और HNO3 अम्ल, सांद्र HCl अम्ल और सांद्र HNO3 का मिश्रण है, उसका मिश्रण लेकर के ये ठगी करते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी में सबसे निम्नतर स्तर पर कौन सी धातु आती है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सोना, जिसका प्रतीक Au होता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, समस्थानिक किसे कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसको और आसान भाषा में समझने के लिए देखो, ऐसे तत्व है जिनके नाभिक में प्रोटॉन समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। चलो बात कर लेते हैं कार्यपत्रक 8 की, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों में कौन सा कोष पूर्ण होता है। तो उत्कृष्ट गैसों में सबसे बाह्यतम कोष पूर्ण होता है, जिसको हम बाह्यतम संयोजकता कोष कहते हैं, वो पूर्ण होता है। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले बंध का नाम आसान है, आयनिक बंध होता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। उत्तर हो जाएगा क्योंकि मजबूत अंतर, देखो आयनिक यौगिकों के अंदर एक मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, तो उस मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, सोडियम और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखो। एक बात मेरी ध्यान से सुनना आप कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते किसे हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। इसका सोडियम का देख लेते हैं, सोडियम होता है 11 नंबर पे, इसकी पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यह है बाह्यतम कोश। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी, सोडियम लिख देंगे और उसके बाह्यतम कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 बिंदु लगा देंगे। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 12 है। इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे मतलब बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी आपके पास में, मैग्नीशियम के ऊपर आप 2 बिंदु लगा दोगे इस तरीके से।
ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपको बताना है अंतर किसमें, खनिज और अयस्क में अंतर बताना है। सबसे पहले देखो खनिज, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिकों को ही हम खनिज कहते हैं। जैसे कि आपके आसपास में जो भी मिट्टी या पहाड़ है उसके अंदर कुछ ना कुछ धातु की मात्रा तो होती है, लोहे की मान लो चलो, और अगर हम उसकी बात करें थोड़ी मात्रा ही होती है तो उसको हम खनिज कह सकते हैं। जबकि अयस्क किसे कहेंगे, कुछ स्थानों पर खनिजों में कुछ विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मात्रा में होते हैं, जिसे निकालना लाभकारी होता है, तो इन्हें हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो किसी स्थान की मिट्टी में कोई एक धातु जैसे कि लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में है और हम उसका निष्कर्षण करें लोहे का तो हमें लाभ होगा, तो उस स्थान की मिट्टी जो है, उस स्थान का जो खनिज है उसी को हम अयस्क कह देंगे। आगे होगी शायद आपको बात समझ में। बात करते हैं प्रश्न नंबर, इसी के अंदर ब वाला है, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताना है आपको। देखो सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं भर्जन और दूसरी तरफ निस्तापन लिख लेते हैं, उनके बीच में लाइन खींच देते हैं। भर्जन होता है सल्फाइड अयस्कों का, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही भर्जन कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं निस्तापन की। निस्तापन होता है कार्बोनेट अयस्क का, तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अंतर समझ में आ गया दोनों में। इस एक में भर्जन में सल्फाइड होगा, निस्तापन में कार्बोनेट होगा। इसके अंदर वायु की भर्जन में वायु की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी और निस्तापन में सीमित मात्रा। आगे बात समझ में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, उदर में जलन होने पर एंटा एसिड का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको बता दें एंटा एसिड दुर्बल क्षारक होते हैं और वो दुर्बल क्षारक पेट में जो अम्ल है उससे अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर देते हैं। इसका सही आंसर इस तरीके से लिखना है, एंटा एसिड का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि एंटा एसिड उदर में उपस्थित अम्ल से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तथा अम्ल को उदासीन कर देते हैं, जिससे पेट में जलन व दर्द नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो वो दो धातु हो जाएंगी आपकी सिल्वर यानी कि चांदी, Ag इसका प्रतीक है, और दूसरी हो जाएगी सोना जिसका प्रतीक Au है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, उस यौगिक का नाम बताना है आपको जो चांदी को कालापन प्रदान करता है। इसका सही आंसर देखो यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम से। देखो चांदी जो होती है वो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में क्रिया करके काली पड़ जाती है। देखो इसमें अभिक्रिया से समझो आप, सिल्वर H2S से अभिक्रिया करके Ag2S में परिवर्तित होती है और इस Ag2S के बनने के कारण ही काला रंग प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 8 में पूछा था कि उस यौगिक का नाम बताओ जो काला रंग प्रदान करता है, उसका नाम हो जाएगा Ag2S। उसका नाम यहाँ पे सही हो जाएगा Ag2S। ठीक है। बात करते हैं कार्यपत्रक 9 की। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 है, कॉपर के संक्षारण को आपको समझाना है। कॉपर का संक्षारण मतलब कॉपर, ध्यान से देखना, कॉपर वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट यानी हरे रंग का पदार्थ बनाता है और इसका समीकरण हो जाएगा ये, कॉपर प्लस CO2 इज इक्वल टू कॉपर कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, यशद लेपन किसे कहते हैं। तो लोहे या इस्पात पर जस्ते की परत को चढ़ाना ही यशद लेपन कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील जो इस्पात है कौन सी धातुओं का मिश्रण। 3 धातुओं का मिश्रण होता है, आयरन, निकल और क्रोमियम। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो ओलंपिक खेलों में प्रदान किया जाने वाला कांस्य पदक कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है। तो 2 धातुओं का मिश्रण होता है, वो एक तो कॉपर और एक टिन जिसको हम एसन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करें तो मिलान करना है। ध्यान से देखना, अम्लगम होता है, किसी धातु के अंदर अगर पारा मिला दिया जाए तो अम्ल हो जाएगा। पित्तल की बात बाद में बताऊंगा। सोल्डर देखो, सोल्डर होता है शीशा प्लस टिन का मिश्रण, Pb प्लस Sn। ठीक है। सोने के गहने जो होते हैं उसके अंदर सोने के अंदर थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है गहने बनाते टाइम। अब बात कर लेते हैं पीतल की। तो ये जो पीतल है ना, ये होता है तांबा और जस्ते का मिश्रण। यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है टिन, तो टिन को काट करके आप जस्ता या फिर जिंक लिख लेंगे, हो जाएगा आपका सही आंसर।
ठीक है, क्योंकि आपने देखा है ऊपर तांबा और जो टिन है वो तो क्या बनाता है, कांस्य पदक, कांसा बनाता है। आ गई होगी शायद बात समझ में। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो पूछा है गीजर बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं होता, कारण तो बता दो। तो देखो, तांबा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता और विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है, इसलिए तांबे का उपयोग करते हैं। जबकि इस्पात जो होता है वो भाप से क्रिया करके संक्षारित होकर कमजोर हो जाता है, इसलिए इस इस्पात का प्रयोग नहीं कर पाते। अभिक्रिया हो जाएगी क्योंकि जो इस्पात के अंदर लोहा होता है ना, ये लोहा उस नमी या भाप से अभिक्रिया करके क्या करेगा, Fe3O4 का निर्माण करेगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा और संक्षारित हो जाएगा, इसलिए इस्पात का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल और तांबा है धातु, तो पीतल एवं तांबे के बर्तन खट्टे पदार्थों से अभिक्रिया करके विषैले लवणों का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है, और ये संक्षारित हो जाएंगे, मतलब धातु खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखते। इसके अंदर एक लाइन और जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है तो, कि विषैले लवणों का निर्माण करते हैं जिसे खाने से शरीर को हानि हो सकती है। अगर आप अचार वगैरह डाल रहे हो तो उस अचार को खाने से आपको हानि हो सकती है। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 9 तक कंप्लीट किए हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रक 10 के बारे में है। इस अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है सबसे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।